बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब जंग होती है ना तो उसमें आपकी कोशिश होती है कि आप अपर हैंड हासिल करें। इंडिया और पाकिस्तान की जब 2019 के अंदर स्किरमिश हुई थी तो उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने F-16 भेजे, GF-17 थंडर्स भेजे। हैरानकुन तौर पर इंडियंस ने अपने MiG-21 भेजे। ये मेरे लिए भी एक बड़ी हैरानकुन बात थी। उस वक्त इंडिया के पास MiG-29 मौजूद थे, लेकिन इंडिया ने अपने MiG-29 नहीं भेजे, MiG-21 भेजे, जिनमें से एक गिरा। हम क्लेम करते हैं कि एक Su-30 भी गिरा। इंडियंस कहते हैं कि जी कोई Su-30 नहीं गिरा। एनीवे, लेकिन जो हैरानगी वाली बात थी वो ये थी कि इंडियंस ने अपने MiG-21 आगे भेजे, Su-29 को मैदान में नहीं उतारा। जबकि पाकिस्तान ने उस वक्त के अपने बेस्ट जहाज यानी कि F-16 को आगे भेजा। उसके बाद पाकिस्तान के पास GF-17 थंडर्स थे, उनको पाकिस्तान ने आगे भेजा। उनके ऊपर SD-10 BBR मिसाइल जो थे वो लगे हुए थे, लेकिन जो लीड किया उस कैंपेन को वो F-16 ने किया। तो होता ही है कि जब आपने कोई रिजल्ट हासिल करना होता है तो आप अपनी बेस्ट चीज को आगे भेजते हैं और आप फटाफट रिजल्ट हासिल करके तो अपर हैंड हासिल करने की कोशिश करते हैं, और यही पाकिस्तान ने किया। जब हम रूस के यूक्रेन पे हमले को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शुरू के अंदर रूस ने अपना जो बेस्ट असला था उसको वहां पे जो है वो इंडल्ज नहीं किया। मसलन रशिया ने अपने Su-35 जहाज जो थे वो भेजे, Su-24 फेंसर्स जहाज भेजे। कहीं बाद में जाके तो रशिया ने ये डिसाइड किया कि वो अपने Su-34 जहाजों को भेजेंगे। पहले रशिया ने अपने T-72 टैंक्स भेजे, रशिया ने अपने T-90 टैंक्स जो थे वो उस जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं किए। अब ये चीज मेरी समझ से बाहर आई। या तो रशियन उस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हम निस्बतन इंफीरियर असले से यूक्रेन के ऊपर आसानी से कब्जा कर लेंगे, और उनकी जो इंटेलिजेंस की असेसमेंट्स थी वो सारी की सारी गलत साबित हो गई। रशियन इंटेलिजेंस को यह पता होना चाहिए था कि अमेरिका हर सूरत में जो है वो यूक्रेन की मदद करेगा, और ये बेसिकली रूस जो है वो यूक्रेन के साथ नहीं लड़ा, बल्कि रूस जो है वो पूरे नेटो कंट्रीज के साथ लड़ा, जिनके अंदर अमेरिका भी शामिल है। और जब रूस अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में नाकाम रहा, रूस का काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। उसके बाद रूस ने यह फैसला किया और हमने देखा कि रूस ने अपने कुछ हैवी बॉम्बर्स जो थे उनको वहां पे भेजा। रूस के Tu-22M3 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो थे उनको यूक्रेन के अंदर देखा गया। उन्होंने यूक्रेन के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस्तेमाल किए। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जाएगा तो वो अपने हिसाब से वेपन्स लेके जाएगा। तो ये जो Tu-22 बॉम्बर्स थे इनको रशिया ने शुरू के अंदर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जब रशिया का जंग के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हो गया उस वक्त रशिया ने इन बड़े बड़े बॉम्बर्स को यूक्रेन के अंदर भेजा। सेम इसी तरह से अब कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, जिनसे पता ये चलता है कि यूक्रेन के अंदर रशिया ने अपने Su-57 जहाजों को भी भेजा, और जंग के सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के बाद जो है उन्होंने ये Su-57 जहाजों को यूक्रेन के अंदर बॉम्बिंग के लिए भेजना शुरू कर दिया। जब रशिया की ये कैंपेन स्टार्ट हुई, रूसी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ये नेक्स्ट जनरेशन वाले Su-57 फाइटर जेट्स जो है उनको यूक्रेन के अंदर भेजा गया है। ये जंग तकरीबन अब 90 दिन पुरानी हो चुकी भी है, और हमें यह भी पता है कि अभी Su-57 जहाज जो है वो रशियन एयरफोर्स के अंदर फुली तौर पर इंटीग्रेट नहीं किए गए। फुली तौर पर इन Su-57 जहाजों को ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया एयरफोर्स के अंदर। ऑल्दो हमें यह पता है कि इन Su-57 जहाजों ने सीरियन वॉर के अंदर जो है वो हिस्सा लिया, वहां पे भी रशिया ने इन जहाजों को इस्तेमाल किया। और ये जो यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट है ये अब रशिया का एक दूसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है रिसेंट ईयर्स के अंदर, और इस कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट होने के 2 से 3 हफ्ते के बाद रशिया ने इन जहाजों को जंग के अंदर धकेल दिया था। रशिया ने ऐसा पहले क्यों नहीं किया, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आपने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो हासिल करना हो तो सबसे पहले आपको अपनी बेस्ट चीज को आगे भेजना चाहिए। एक तो आपको अपनी चीज के बारे में भी पता लग जाता है, उसकी कमियां कोताहियां जो है वो आपके सामने आ जाती हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है वो आप देख लेते हैं, और दूसरा आपको अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में ज्यादा आसानी होती है। अब यहाँ पे जो क्लेम किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है, क्योंकि ये अनकन्फर्म्ड खबरें हैं और इसी वजह से ये क्लेम किया गया है रशिया इन जहाजों को उन एरियाज के अंदर भेजता है जहां पे उसको मुकम्मल तौर पे इल्म होता है, और रशियन इंटेलिजेंस ये कंफर्म कर देती है कि यहाँ पे यूक्रेन के सरफेस टू एयर मिसाइल्स एग्जिस्ट नहीं करते, या उस एरिया के अंदर रशिया ने पहले से ही यूक्रेन के सरफेस टू एयर मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया होता है। यानी कि Su-57 जहाजों को उन एरियाज के अंदर भेजा जाता है जहां पे उनको रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े। वेल, उसकी एक रीजन तो बड़े अच्छे तरीके से समझ में आती है कि रशिया ये नहीं चाहता कि उसका Su-57 जो है वो शॉट डाउन हो। उसकी अपनी तो एक कॉस्ट होगी, लेकिन जो उसकी एक रेपुटेशन की कॉस्ट होगी वो रशिया नहीं उठाना चाहता। एक जहाज गिर जाएगा, ठीक है, उसका नुकसान होगा, लेकिन वो जहाज रशिया दोबारा से भी बना लेगा। लेकिन Su-57 की रेपुटेशन कितनी खराब हो जाएगी अगर एक Su-57 शॉट डाउन हो जाता है। ये रशिया नहीं चाहता कि वो अपने Su-57 को किसी भी कंटेस्टेड एरिया के अंदर भेजे। दूसरा, इस रिपोर्ट के अंदर क्लेम किया गया है कि Su-57 जहाजों को बॉर्डर के नजदीक वाले एरियाज के अंदर भेजा जाता है। एक तो कंटेस्टेड एरियाज के अंदर नहीं भेजा जाता जहां पर रशियंस को पता हो कि यूक्रेन के सरफेस टू एयर मिसाइल्स अभी भी जो है वो ऑपरेशनल है, उस एरिया में नहीं रशियंस इन जहाजों को भेजते। दूसरा, ये समझा जा रहा है कि रशियंस इन जहाजों को ज्यादातर बॉर्डर के नजदीक रखते हैं।
और इन Su-57 जहाजों को ऐसे ऑपरेशंस नहीं देते जिनको परफॉर्म करने के लिए यूक्रेन के ज्यादा अंदर तक जाना पड़े। मार्च में एक ऐसी वीडियो जो है वो सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि एक Su-57 जहाज जो है वो यूक्रेन के ऊपर बमबारी कर रहा है, लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि ये कोई Su-57 जहाज नहीं है, ये बेसिकली एक Su-24 फेंसर जहाज है। और Su-24 फेंसर जहाज के बारे में आपको पता है कि ये एक स्विंग विंग वाला जहाज है, यानी कि ये अपने परों को जो है वो फोल्ड भी कर लेता है। तो इस वजह से इस ब्लरी सी वीडियो के अंदर ये तस्दीक नहीं की जा सकती कि क्या ये वाकई एक Su-57 जहाज है या ये कोई Su-24 जहाज है जिसने अपने विंग्स फोल्ड किए हुए हैं। देखें, एक सिंपल सी रीजन है कि रशिया जो है वो कभी भी ये नहीं बताएगा कि उसने अपने Su-57 जहाज यूक्रेन के अंदर भेजे या नहीं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर एक जहाज को यूक्रेन हिट कर देता है तो वो जहाज तो जाया होगा, उसकी एक अपनी कॉस्ट है, लेकिन उसके बाद रशिया जो अपने Su-57 को एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ जहाज बनाता है, उसकी रेपुटेशन का क्या बनेगा। यूक्रेन जो है वो प्रोपेगेंडा वॉर के अंदर Su-57 को जलील कर देगा और Su-57 की जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके ऊपर ऑलरेडी काफी ज्यादा सवालात जो है वो उठाए जा चुके हुए हैं, उनके अंदर शिद्दत आ जाएगी और लोग कहना शुरू हो जाएंगे कि ये Su-57 जो है वो बिल्कुल भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। इस वजह से इसको रडार ने डिटेक्ट कर लिया, यूक्रेन के पुराने मिसाइल सिस्टम ने इसको मार गिराया और ये रशिया के लिए एक बहुत शर्मनाक बात होगी और रशियंस जो है वो इस प्रोपेगेंडा वॉर को जो है वो कवर नहीं कर सकेंगे और Su-57 के बिजनेस के लिए ये एक इंतहाई नेगेटिव चीज होगी। अब Su-57 को इस्तेमाल क्यों करेगा रशिया? वेल, उसकी कुछ रीजंस ये हो सकती हैं कि रशिया के पास कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं या रशिया के पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जिनको इस वक्त रशिया ने सिर्फ अपने इन Su-57 के ऊपर टेस्ट किया। R-77 एडर मिसाइल्स जो हैं वो अपने Su-35 जहाजों के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि रशिया इस वक्त K-77M मिसाइल्स के ऊपर भी काम कर रहा है और ये मिसाइल उसने अपने सिर्फ Su-57 के साथ इंटीग्रेट किए हैं और इन्हीं के ऊपर टेस्टिंग कर रहा है और इस मिसाइल की जो रेंज है वो R-77 मिसाइल से डबल समझी जाती है। तो रशियंस डेफिनेटली ये सोचते होंगे कि ये एक अच्छा मौका है कि हम इस K-77 मिसाइल को एक जंग के अंदर जो है, एक एक्चुअल वॉर के अंदर जो है वो टेस्ट करें। देखिए, अमेरिका भी यही करता चला आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि कई जंगे तो वो सिर्फ इस वजह से लगा देता है उसके पास जो इतना ज्यादा नया असला है वो उनको टेस्ट कर सके। तो रशिया भी यही करेगा कि उसके पास जो इतना ज्यादा बड़ा असला पड़ा हुआ है या उसने जो नया असला अपना टेस्ट करना है वो इस वॉरफेयर के अंदर उसको टेस्ट करेगा, वो यूक्रेन के अंदर उस असले को टेस्ट करेगा। फिर उसके बाद एक वेरी लॉन्ग रेंज वाला एयर टू एयर मिसाइल है जिसके ऊपर इस वक्त रशियंस काम कर रहे हैं और उसको रशियंस नाम देते हैं इसलिए 810। इस मिसाइल के बारे में समझा जाता है कि ये R-37M की एक जो है वो नई फॉर्म है, एडवांस फॉर्म है और इस इसलिए 810 मिसाइल को रशियंस अपने Su-57 के इंटरनल वेपन्स बे के अंदर भी हाउस कर सकते हैं। अब ये इसलिए 810 मिसाइल के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है कि क्या ये ऑपरेशनल हो चुका हुआ है, रशियंस ने इसको जो है वो बना लिया हुआ है या अभी सिर्फ टेस्टिंग चल रही है, लेकिन इसके बारे में समझा यह जाता है कि ये अपने टारगेट को 124 मील यानी कि तकरीबन 200 किलोमीटर दूर से जो है वो निशाना बना सकता है। हो सकता है कि ये इतना ज्यादा मैनोवरेबल मिसाइल ना हो, लेकिन फिर भी 200 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल जो है अगर आपका Su-57 लेके जा सकता है तो दुश्मन को तो ये काफी ज्यादा सोच में डाल देगा। हो सकता है कि रशियंस इस मिसाइल को इस यूक्रेन जंग के अंदर Su-57 के ऊपर से टेस्ट कर रहे हो। उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है कि इस Su-57 जहाज को एयर टू ग्राउंड मिशन के अंदर भी रशियंस इस्तेमाल कर रहे हो यूक्रेन के खिलाफ। ख्याल ये किया जाता है कि रशियंस एक नए किस्म के क्रूज मिसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग भी उन्होंने कर रखी है जिसकी तस्वीरें जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। उस मिसाइल का नाम है KH-59 MK2। इसकी रेंज के बारे में कहा जाता है कि इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 180 मील है, यानी कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि 300 किलोमीटर के नजदीक इसकी रेंज है। हो सकता है रशियंस इस मिसाइल को भी इस यूक्रेन जंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त तो मौका है रशिया के पास कि वो इन चीजों को एक्चुअल वॉर के अंदर इस्तेमाल करे। उसके अलावा एक KH-58 एंटी रेडिएशन मिसाइल है, रशिया इसकी एक नई फॉर्म तैयार कर रहा है ताकि उसको Su-57 के इंटरनल वेपन्स बे के अंदर फिट किया जा सके। फिर KH-38M एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, ये बेसिकली एक मॉड्यूलर मिसाइल है, यानी कि इसका जो सीकर है वो रशियंस चेंज कर सकते हैं। इसको भी Su-57 के ऊपर ही टेस्ट किया जा रहा है। बेसिकली एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस वक्त रशिया जो है इस Su-57 जहाज को स्टैंड ऑफ वेपन्स की डिलीवरी के लिए यूज कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर। रशिया ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने Su-27 जहाज इस्तेमाल किए, उसने अपने Su-35 जहाज इस्तेमाल किए, Su-24 जहाज इस्तेमाल किए, Su-24 फेंसर जहाज इस्तेमाल किए। Su-34 जहाजों को भी वो काफी देर बाद जो है वो जंग के अंदर लेके आया। अब खबरें ये आ रही है कि Su-57 जहाज को वो काफी देर के बाद जंग के अंदर लेके आया। तो रशिया की ये जो स्ट्रेटेजी है ये समझ से बाहर है कि उसने अपने अच्छे जहाज जो है वो क्यों जंग के अंदर पहले नहीं लेके आया। लेकिन अब जो भी है, रशिया अब इन जहाजों को जो है वो जंग के अंदर ले ही आया और उसने अपने नए वेपन्स जो है इनके ऊपर टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। और अगर रशिया ने अपने इन हाई एंड जहाजों को मार्केट करना है, इनको दुनिया के सामने सेल करना है, तो रशिया को दो चीजें करनी पड़ेंगी।
एक तो इस जहाज को कॉम्बैट के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि अब वो यूक्रेन के अंदर शायद कर भी रहा है। दूसरा, इस जहाज के साथ रशिया को वेपन्स भी बनाने पड़ेंगे और उनको सेल के लिए जो है वो सामने रखना पड़ेगा। एक जहाज परचेज करके एक किसी भी कंट्री ने क्या करना है, तब तक आप उस कंट्री को ये नहीं बताएंगे कि ये वाला जो 5th जनरेशन वाला जहाज है ये वेपन भी इस्तेमाल कर सकता है, ये वाला वेपन भी इस्तेमाल कर सकता है, इस वेपन की आगे से ये क्वालिटीज है, इस वेपन की आगे से ये कैपेबिलिटीज है, तो तब तक आप किसी भी अच्छे जहाज को जो है वो मार्केट नहीं कर सकते, किसी भी अच्छे जहाज को सेल नहीं कर सकते जब तक आप उस जहाज के साथ अच्छा असला नहीं सेल कर सकते। अगर एमरैम आप हटा लें तो किसी ने F-16 को परचेज करके क्या करना है? अगर आप PL-15 मिसाइल हटा लें तो किसी ने J-10C जहाज को परचेज करके क्या करना है? सेम वही वजह है कि अगर रशिया ने इस Su-57 जहाज को दुनिया को सेल करना है तो उसको ये नया और मॉडर्न असला दुनिया के सामने रखना पड़ेगा। प्लस फिर ये असला भी जब बिकता है तो आपके लिए अलग से रेवेन्यू जनरेट करता है। तो शायद रशिया अब इसी वजह से इस यूक्रेन जंग के अंदर अपना नया जहाज भी इस्तेमाल कर रहा है और अब अपना नया असला जो है वो भी इस जंग के अंदर इस्तेमाल करके टेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों, ये एक वीडियो और ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं, इसमें अपना एनालिसिस थोड़ा सा दूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।